नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ओला के ऊपर। किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लो, शेयर बाजार जोखिमों का अधीन है, तो कृपया जो भी खरीदी या बिक्री करें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करें। अब आगे चलते हैं। ओला के अंदर आखिर क्या हुआ कि ओला जो है ऊपर से लगभग लगभग 160 रुपए का हाई बनाने के बाद आज 31 रुपए ट्रेड कर रहा है। ओला की कुंडली जानेंगे, ओला में ऐसा क्या हो गया कि अब ओला के जो निवेशक हैं जिन्होंने आईपीओ में लगाया था, क्या वो भी फंस गए हैं? विस्तार से सब चर्चा कर लेंगे। आखिर ओला की गिरावट के पीछे वजह क्या है? देखो, अगर आज ओला के करंट मार्केट प्राइस की बात करोगे तो 31 रुपए कुछ पैसे पे चल रहा है। वहीं अगर इसके इशू प्राइस की बात करोगे, जितने रुपए में ये इशू हुआ था, तो लगभग लोगों 70-71 रुपए में ये इशू हुआ था जब ये आईपीओ आया था। जब ओला कंपनी का आईपीओ आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो ये 71 रुपए में इशू हुआ था और लिस्ट भी 71 रुपए के आसपास ही हुआ था। उसके कुछ दिन तक बाद ये लगभग लगभग 160 का हाई बनाया। जिस समय इसने 160 का हाई बनाया, उस समय इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ना, वो लगभग लगभग 70,000 करोड़ हो गया था। उसके बाद से स्टॉक टूटता गया और आज इतना टूट गया है कि 31 रुपए पे आ गया है। मतलब अगर किसी ने 160 में इस कंपनी में 1,000 शेयर लिए हैं, तो अब इसको इस शेयर को 160 वापस होने के लिए यहाँ से 5 गुना होना पड़ेगा। भाई 31 या 32 रुपए मान लो, मोटा मोटा 32 इज इक्वल टू 5, तो 32 दूनी, अब 32 दूनी 64, मतलब 5 गुना होगा स्टॉक जब जाकर उसका वैल्यू आएगी। मतलब जो शेयर धारक है उनकी वैल्यू डिस्ट्रॉय की है ओला पे। अब ओला ने क्यों की, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ओला के अंदर जो कमी ये रही कि इस कंपनी के अंदर जो कंप्लायंस है, या मतलब जो सर्विस को लेकर के इशू है, वो ज्यादा आने लगे। और उसके साथ साथ में इस कंपनी ने जो लोन है, अभी भी आज भी वर्तमान की स्थिति में भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। अभी कंपनी अपना जो फोकस है ना, वो बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग की ओर शिफ्ट कर रही है। और ओला सा जो इनका जिस लिए आए थे, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर के, वहां से अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करके बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रही है। तो उससे क्या होगा, उससे जो इन्वेस्टर है ना, उनके अंदर एक ऐसा लग रहा है कि यार, जिस लिए मार्केट में आए थे, वो उनका जो पर्पस था, वो पर्पस इनका क्लियर नजर नहीं आ रहा। एक समय पे जब ओला का 46% मार्केट शेयर हुआ करता था, वहीं आज घट के 17% रह गया है मात्र। और तो और इनकी जो सेल, मतलब मार्केट के अंदर जो जितनी ये स्कूटर सेल करते थे ना, वो भी घट गई है। एक समय पे ये 30,000 स्कूटर प्रति माह सेल करते थे, अब वो घट के 19,000 रह गई है। मतलब किसी भी बिजनेस में आपको टॉप लाइन बढ़ानी बहुत जरूरी होती है। टॉप लाइन इन द सेंस सेल्स। अगर किसी बिजनेस में सेल नहीं बढ़ रही है, टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है, तो वो बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो यही काम हो रहा है ओला के साथ में। आज लिस्टिंग के अगर टॉप से भी देखोगे तो लगभग लगभग 30% नीचे आ गया है। और प्रमोटर की होल्डिंग जो लगभग लगभग 36% की थी, आज वो घट के 33% रह गई है। आखिर प्रमोटर माल बेच क्यों रहा है? अगर इस विषय पे चर्चा डालें ना, तो प्रमोटर ने, जो भावेश अग्रवाल है, उन्होंने कहा है कि इस कंपनी के ऊपर जो लोन था 260 करोड़ रुपए का, तो इन्होंने अपने जो शेयर है वो प्लेज कर रखे थे, तो उन शेयरों को अनप्लेज करने के लिए इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। सबसे पहले दिन जो इन्होंने लगभग लगभग 2 करोड़ 60 लाख शेयर बेचे थे, वो 35 रुपए के फ्लोर प्राइस पे बेचे थे। तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब शायद भावेश अग्रवाल जो है अपनी हिस्सेदारी डाइल्यूट नहीं करेंगे, लेकिन आज फिर उन्होंने हिस्सा बेच दिया। इससे जो निवेशक थे, जो रिटेल मार्केट में जो जिनके अंदर थोड़ा बहुत धैर्य बना हुआ भी था, उनका धैर्य भी जवाब दे दिया। और जवाब दे दिया कि भाई अब ओला के अंदर बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हालांकि जिस तरह से इनका जो बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के उस तरफ ज्यादा फोकस बढ़ता जा रहा है, हो सकता है ये कंपनी नीचे से जाने के बाद, या मतलब 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए 20 रुपए हो जाए, 20-25 रुपए जाने के बाद जो डीप वैल्यू इन्वेस्टर है, जिस तरह से जोमेटो ने टर्न अराउंड किया था, भाई जोमेटो भी 160 रुपए से गिरता गिरता 50 रुपए पे आ गया था। और शायद 50 या 52 रुपए से जोमेटो ने जो रिटर्न चालू किया, तो आज वो लगभग लगभग 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर लॉस मेकिंग बिजनेस है तो हमेशा लॉस मेकिंग रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टरों को जो पैनिक फैला रहा है, इन्वेस्टरों को जो धैर्य जवाब दे रहा है ना, वो दे रहा है इनके अंदर
जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट का किसी भी क्लियर विजन ना होना, किसी भी तरह का क्लियर विजन ना होना। भाई आप ओला को लेकर के आए, अब पहले क्या है ना, जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाए थे, उस समय एक तरफ से इनका S1 या इनकी जो S3 S2 ऐसे सीरीज थी ना, उनमें इन्हीं का दबदबा था। लेकिन अब इनको हीरो मोटरकॉप से, मतलब हीरो से, और तुम्हारा बजाज से, और टीवीएस से, एथर इलेक्ट्रॉनिक से, तो ऐसे ऐसे जो अब उसके बाद मार्केट में प्लेयर आ गए ना, और इनसे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके साथ में एक चीज और है उनके लिए, कि भाई जैसे अगर आपने कोई सपोज करो टीवीएस का इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया, तो टीवीएस के जो ऑलरेडी शोरूम है, उन्हीं शोरूम पे आप ले जा करके उनकी सर्विस वगैरह करा सकते हो। इनके पास में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, और इन्होंने जिस स्केल पे ओला स्कूटर को मतलब लॉन्च किया और प्राइसिंग दी, उसकी एवरेज दी, तो लोगों ने ऑर्डर दिए दबा के, क्योंकि इससे पहले इनकी ओला एक कैब हुआ करती थी। तो जिसके पास में अगर आपने कभी ओला कैब करी हो या बुक करी हो ना, तो आपका नंबर वहाँ ऑलरेडी पहुंच जाता है। तो सबको जब इन्होंने ओला लॉन्च किया ना स्कूटर, सबके पास नोटिफिकेशन गया, तो इनके ऑर्डर जितने आए ना, ऑर्डर तो ज़्यादा आ गया, और इनके पास में उतनी थी है नहीं कैपेसिटी। इन्होंने बनाया, और बनाने के बाद इनकी जो दिक्कत आने लगी कायम है, कि ये सर्विस सही से समय पे नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद में आपने देखा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक एक्शन लिया गया ओला के ऊपर, और इनके मतलब आरटीओ ने इनके जो शोरूम थे उनको बंद कर दिया गया, इनके जो सर्विस सेंटर थे, क्योंकि जो कस्टमर है, जब जब आप किसी टीवीएस या हीरो मोटोकॉप, या जब आप डायरेक्ट कहीं आप बाइक खरीदने जाते हो, तो आप वहाँ के जो डीलर है ना, उस डीलर से बात करते हो। तो डीलर आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपका क्षेत्र का, आपका लोकल होता है, तो वो आपको कन्विंस करता है। लेकिन इन्होंने वो डीलरशिप ना करते हुए डायरेक्ट कंपनी से परचेसिंग वाला सिस्टम जोड़ा, जिससे हुआ क्या, जैसे सपोज करो अगर मैं किसी कंपनी का डीलर हूँ, और अगर मैं अपने क्षेत्र के, अपने लोकल के आदमी को जानता हूँ, और मैं कोई चीज सेल कर रहा हूँ, और उसमें कोई कंप्लेन आई, तो मैं उसे जुगाड़बाजी करके उसे तत्काल सस्ता संतावना दे दूंगा कि यार ठीक है, मैं भी करता हूँ, देखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो इन्होंने वो चीज ना करते हुए डायरेक्ट कंपनी से खरीदाने के लिए कहा। और एक इनके भावेश अग्रवाल की तरफ से एक बयान आया था, जो कहीं ना कहीं मतलब लोगों के दिल को छू गया। मतलब हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या जो छोटी स्कूटी या जो टू व्हीलर ज्यादातर लोग खरीदते हैं ना, उनका पास में ऑलरेडी उतनी ही बजट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका बजट अलाउ कर रहा है तो 2% हो सकते हैं कि जिनके पास में सरप्लस फंड है वो केवल ले रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब अगर ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि यार हमारे पास में 20,000 है, 20,000 रुपये जमा कर लो, और एक काम करो, अपन 80,000 रुपये का 1 लाख का स्कूटर ले लो, 10-10 हज़ार रुपये किस्त देते रहेंगे। और इस कंडीशन में इनकी सर्विस इतनी खराब हो गई कि स्कूटर हो गए खराब, और ये उनकी सर्विस कर नहीं पाए। और भावेश अग्रवाल जी ने इस बीच में बयान दे दिया कि स्कूटर खराब हो गया तो क्या हो गया, तो खराब तो होगा ही, चलते चलेगा तो खराब होगा। भाई ऐसी बातें, ऐसे बयान आपको नहीं देना चाहिए, ऐसे बयानों को देने से बचना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ये बोलता है कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है, जुआ नहीं है। शेयर मार्केट दरअसल क्या है, कि एक रियल बिजनेस है। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो उसके स्टॉक का भाव क्या होता है, आप ओला के साथ देख सकते हो। 30,000 यूनिट बेचती थी प्रति महीने, आज वो घट करके तुम्हारे 19,000 के आसपास यूनिट पर रह गई है। एक समय पे ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट कैप हुआ करता था, वो हुआ करता था 70,000 करोड़, आज 14,500 करोड़ पे सिमट के रह गया है। ओला अब अगर किसी ने टॉप में खरीदा है, 160 में खरीदा है ना, तो ओला इलेक्ट्रिक को वापस अपने भाव पे जाने के लिए 5 गुना होना पड़ेगा। लेकिन अब समझो, किसी कंपनी को 5 गुना होने के लिए उसके फंडामेंटल कितने मजबूत होने चाहिए, आप ये जान लो। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल मजबूत नहीं है, और आप सोचो कि वो बिना फंडामेंटल के वो कंपनी तोड़ जाएगी, तो नहीं तोड़ पाएगी। अब ऐसी भी अंदेशाएं जताई जा रही है कि ये कंपनी लगभग लगभग 1,700 करोड़ रुपए के आसपास में और फंडिंग लेने के ऊपर विचार कर रही है। जब ये 1,700 करोड़ रुपए की और फंडिंग ले लेगी, तो इसके पास में जो मतलब लोन हो जाएगा, लगभग लगभग 5,000 करोड़ का हो जाएगा। कोई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, उसके साथ में एक चीज और है, कि इस कंपनी के बारे में जो पब्लिसिटी हो रही है ना, वो हो रही है नेगेटिव। तो कंपनी के बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी होना बहुत खराब माना जाता है। क्योंकि बाजार में एक तो निवेशक निवेशक किसी स्टॉक में खरीदता या बेचता क्यों है, भाई वो मतलब मैं अगर को सपोज करो कोई किसी बिजनेस को अच्छे से समझता हूँ, और मैं उस बिजनेस को करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास में उतना सरप्लस पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उस कंपनी के हिस्सा खरीद लूंगा, मतलब शेयर खरीद लूंगा। अब सपोज करो, जब बिजनेस खुद लॉस मेकिंग है, कंपनी 5,000 करोड़ के डेट में है,
कंपनी का जो मेन धंधा था, जो स्कूटर को लेकर के आए थे, उससे अपना फोकस दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। तो जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर बहुत ही मतलब समझदार बनता आदमी तब इन्वेस्टर बनता है। मैं उनके कुटपुट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो 5,000 रुपए लेके आए और उन्होंने 10,000 कर लें कल, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टर आदमी कब बनता है? इन्वेस्टर लास्ट स्टेज होती है। देखो, पहली स्टेज होती है आदमी की जब आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, या किसी भी तरह का मतलब जहाँ पे आपको फिजिकली रूप से रहना अनिवार्य है। दूसरी इनकम होती है आपके पास में, जो सेकंड होती है ना, वो होती है आपके पास में जब आप मतलब एज द सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। जैसे वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, है ना, कोई अपना खुद का किराने की शॉप कर रखी है। तो उस स्थिति में क्या होते हो आप? उस स्थिति में आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, क्योंकि जिस समय आपके पास में ज्यादातर काम रहता है ना, उस समय आप बिल्कुल व्यस्त रहते हो। और ज्यादातर मतलब हॉलीडे है, छुट्टी के दिन है, या मतलब आपको कहीं जाना है तो आप जा नहीं पाते, क्योंकि आपके पास बिजनेस है। ठीक है, वो आपको ऐसा लग रहा है आप बिजनेस चला रहे हो, आप बिजनेस नहीं चला रहे, आप दरअसल क्या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तीसरे नंबर पे क्या आते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या होते हैं कि माने अगर आपने, मैं बिजनेसमैन हूँ ऐसा समझो, और मेरे को कहीं फैक्ट्री डालनी है, तो मेरी 4-6 फैक्ट्री चल रही है। उस कंडीशन में मेरे पास में पैसा है, तो मैं उस बिजनेस को फैला के रखूंगा। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री और डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग के लिए मैं अलग अलग आदमी रखूंगा कि भाई अकाउंट आप देखोगे, है ना, और आप सुपरवाइजर हो, आप इनकी अटेंडेंस वगैरह देखोगे। तो ये तीसरी स्टेज है। पहली क्या है? जो आप जॉब करते हो, तो जॉब में क्या आपको फिजिकली रहना होता है वहां पे। चाहे आप प्राइवेट जॉब करो, सरकारी जॉब करो, कोई भी जॉब करो, तो आपको पैसा मिलता है ना, उसको बोलते हैं आप एक्टिव इनकम। दूसरे नंबर पे आते हो आप सेल्फ एम्प्लॉयड। चाहे आप वकील हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आपने किराने की दुकान कर रखी है, चाहे आपने मोबाइल शॉप की दुकान कर रखी है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। मतलब आपने ऑटो मोड पे काम नहीं कर रखा। अगर ऐसा नहीं है कि आपने बोला यार हटा, मैं आज 15 दिन के लिए कनाडा जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन आपके ना रहने पे आपके जो तारीखें लगेंगी, क्योंकि आप वकील हो, आप लॉयर हो, तो आपकी तारीखें कोई और लड़ेगा ना, क्योंकि आपके बिना वकालतनामे के वहां कछु नहीं होने वाला। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। डॉक्टर है, आप कनाडा भाग गए, अब यहाँ मरीज पड़ा है, उसका इलाज कौन करेगा? तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ऐसा समझ लो। आपने किराने की दुकान कर रखी है ना, आप अगर ऑटो मोड पर नहीं चला रखी, क्योंकि अब गल्ले पर हर किसी को नहीं बैठा सकते ना, पता चले तुम कनाडा चले गए, दूसरा आदमी स्वाहा वो निपटा ले पूरा, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। तीसरे नंबर पे बिजनेसमैन आता है। बिजनेसमैन कौन होता है? जिसके पास में पैसा है और उसने 2-3 तरह की मतलब बिजनेस डाल दिए और उसको ऑटो मोड पे काम कर लिया। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा था कि इन्वेस्टर काफी एक स्ट्रगल के बाद इन्वेस्टर बनता है आदमी। तो उसकी उस स्थिति में उन्होंने 4-5 बिजनेस चालू कर लिए, वहां पे हर आदमी को अलग अलग से काम दे दिया, वो अलग अलग से काम चला रहे हैं, तो वो बिजनेसमैन होता है। चौथे नंबर पे आता है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर का काम क्या होता है? दरअसल ये जो बिजनेसमैन है ना, इन बिजनेसमैनों को फंडिंग करना इन्वेस्टर का काम होता है ना। तो जैसे मान लो बिजनेसमैन है, उसने बोला यार मेरे को एक फैक्ट्री डालना है दुबई, मतलब मेरा फैक्ट्री है कि दुबई में माल जा रहा है ज्यादा, और मैं उससे अपनी जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक यूनिट है, उससे मैं उसे रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को एक अलग से फैक्ट्री डालना है। तो उसके लिए मेरे को फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग कौन देगा? इन्वेस्टर देगा, जो आप बोलते हैं ना निवेशक, तो निवेशक देगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि निवेशक, में क्या बोल रहा था कि सबसे समझदार आदमी होता है निवेशक। जब अब फिर से ओला पे आते हैं, जब ओला का जो बिजनेस है वो ओला का दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है, और निवेशक पहले ही समझ रहा है इस चीज को कि भाई इनको एथर से है, इनको बजाज ऑटो से है, इनको टीवीएस से है, इनको हीरो से है, और डिफरेंट डिफरेंट जो दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं उनसे अब इनको कंपटीशन मिलने लगा। जिस समय ये आए थे उस समय यही एक थे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अब मतलब एज द ओला टाइप से, मतलब जो बाइक और स्कूटी टाइप में। तो अब जो है ना, अब हीरो भी उतर गया, अब टीवीएस ने भी अपनी स्कूटी लॉन्च कर दी, अब बजाज ने भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च कर दी, अब जो एथर है उसने भी इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च कर दी, और डिफरेंट डिफरेंट जो लोकल मैन्युफैक्चर हैं उन्होंने भी अपनी स्कूटी लॉन्च कर दी 20 से 30 हजार रुपए में। और कोई भी व्यक्ति है, मान लो मेरे को अपनी बेटी के लिए सपोज करो 20-30 किलोमीटर की रनिंग के लिए गाड़ी खरीदनी है, तो मैं कोई भी ऐसी स्कूटी खरीदूंगा ना जो मेरे बजट फ्रेंडली हो। मान लो को 30 हजार रुपये में स्कूटी मिल रही है जिसकी 60 किलोमीटर की कैपेसिटी है, तो इनफ है मेरे को। भाई मेरे को तो 30-40 किलोमीटर की रनिंग ही करनी है, और इतना मेरे लिए इनफ है। तो इनको कंपटीशन मिलने लगा ज्यादा, और इन्होंने सर्विस क्वालिटी पे ध्यान दिया नहीं। सर्विस क्वालिटी पे ध्यान ना देने के चलते इनके जो बिजनेस है ना, वो आपने देखा ना कि ओला के शोरूम के आगे आग लगा दी, ऐसा
सुना होगा कहीं आपने, यूट्यूब पे या फेसबुक पे वो भी देखा होगा, खड़ी खड़ी गाड़ी में आग लग गई। उस वो क्यों हुआ? क्योंकि इनके इन्होंने जितनी यूनिट सेल कर दी ना, उसके हिसाब से इन्होंने सर्विस के लिए बेस तैयार नहीं किया। ऐसा समझो जैसे आज आप हीरो होंडा की मोटरसाइकिल लेते हो, हीरो की मोटरसाइकिल लेते हो, तो आपको कोई इशू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हीरो के ज्यादातर शहरों में शोरूम है। भैया अगर आपको कोई लोकल वेंडर या लोकल मिस्त्री सही नहीं कर पा रहा, तो आप शोरूम पे पहुंच जाओगे, और शोरूम में आपको जाते से ही इसका समाधान हो जाएगा। और इसके शोरूम का प्राइवेट सिटी पे एक एक दो दो, और वहां पर भी उतने स्किल और उतने मतलब बेहतरीन क्वालिटी के मिस्त्री अवेलेबल नहीं। तो उन आपने बोला खड़ा कर दो, ठीक है जी आपका ये नंबर आ जाएगा, पता चले 15-15 दिन 20-20 दिन आपकी स्कूटी खड़ी है। तो इस कंडीशन में आदमी पैनिक होने लगा। क्योंकि जब आप स्कूटी खरीद रहे होते हो या कोई भी एक व्हीकल खरीद रहे होते हो, उस कंडीशन में जब आप लोन कराते हो, तो जो बैंक का होता है ना, बैंक, वो बैंक उसी समय उस कंपनी को 100% फंड कर देता है, और आपसे वो ईएमआई कराता है। ऐसा समझो अगर आपने 1 लाख रुपए की स्कूटी ली और आपने 20 हजार रुपए का डाउन पेमेंट दिया, तो आपको ऐसा लगाया कि आपने 20 हजार दिए, पर बाकी कंपनी को 100% पेमेंट मिल चुका है। पैसा किसने दिया है? 80 हजार रुपए बैंक ने दिया है। तो अब बैंक से ईएमआई आ गई आपकी। आप क्या करोगे? आपका स्कूटर खराब है, आपका स्कूटर शोरूम में खड़ा है, तो आप कल इसमें आकर ईएमआई डिफॉल्ट करोगे। यही करोगे ना यार, ईएमआई देनी है यार, स्कूटर खड़ा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुस्से में आके स्कूटर ही जला दे रहे हैं, बहुत ऐसी। तो इन्होंने सर्विस क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। आज जो शेयर का प्राइस है वो 31 रुपए रह गया, और आज भी भविष्य अग्रवाल जी ने, प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेची है। तो ये मार्केट में एक जो निवेशक है ना, उसको घबराहट और पैनिक फना फैलाता है। अब समझ लेते ऑल ओवर व्यू है। कंपनी वर्तमान में कर्ज में दबी है, कर्ज बहुत ज्यादा है, उधार लेकर घी पी रहे। अपने जिस जो फोकस था वो फोकस शिफ्ट हो गया है। ऐसा समझ लो अगर कोई बिजनेसमैन बोले तुमसे कि यार मुझे 10 हजार रुपये दे दो, क्या करना? कि यार मैं चाट का ठेला लगाऊंगा, ठीक है भाई। अब वो तुमसे फिर 10 हजार रुपये लेने आ रहा, क्या कर रहा? यार मैं तो अमरूद बेचने जा रहा हूँ। क्यों यार, तू तो चाट का ठेला लगा रहा था। बोले यार वो ठीक नहीं है, तो अमरूद बेचने जाऊंगा। चल भाई ठीक है। अगले बार फिर बोल रहा, लो 10 हजार रुपये दे दो। बोले क्यों, क्या करना? यार मुझे कपड़ा की दुकान करनी है। बोला क्यों यार, तू तो अमरूद बेचने जा रहा था। बोले नहीं यार, वो अमरूद बेचने नहीं जा रहा, उसमें फायदा नहीं है। तो आपका जो मतलब विजन है ना, वो क्लियर नहीं है। आप दरअसल करना क्या चाहते हो? आप बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हो, कि आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटरी है उसको लेकर के जो आपके कंसर्न पहले से चल रहे हैं, जो यूनिट बेच दी उनका क्या होगा, आगे आप उसके ऊपर क्या करने जा रहे हो? तो जब तक ओला का ये बिजनेस क्लियर नहीं हो जाएगा ना, तब तक स्टॉक ऐसे ही गिरावट के साथ में दिखता रहेगा। मैं कोई स्टॉक खरीदने या बेचने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, क्योंकि स्टॉक खरीदना या बेचना वो आपको अपने वित्त सलाहकार से पूछ के करना है। मैं आपको एक केवल फैक्ट बता रहा हूँ कि यार बिजनेस पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि आखिर दिक्कत या समस्या कहाँ हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप ओला की हिस्ट्री समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।